प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रयागराज में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य, बोले अखिलेश यादव। सुप्रीम कोर्ट का प्रयागराज प्राधिकरण को याचिकाकर्ताओं को मुआवजा देने का आदेश। 2021 में तोड़े थे घर। कोलकाता में इंडियन म्यूजियम को ईमेल के जरिए मिली बम से उड़ाने की धमकी। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के लिए सरकार ने 8 घंटे का समय तय किया। लोकसभा में कल दोपहर 12 बजे पेश होगा वक्फ संशोधन बिल। हेडलाइंस के बाद चलिए अब जानते हैं खबरों को विस्तार में। खबर रायपुर से है, जहां पुलिस ने डकैती की वारदात का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस घटना से संबंधित 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 आरोपी अभी भी फरार है। बता दें कि अंधविश्वास और लालच की वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया था। गौरतलब है कि ये पूरी घटना पिछले महीने की 27 और 28 मार्च को हुई थी। पूरी घटना रायपुर के खरोरा थाना क्षेत्र केवराडी गांव की है। थाना खरोरा क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 27 और 28/3/2025 की दरमियानी रात में एक घर में डकैती की घटना घटित हुई थी, जिसमें 15 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 15 मोबाइल, 66,000 रुपये केस और लगभग 3 तोला के सोने के आभूषण बरामद किए गए हैं। इस पूरे प्रकरण में समाज में फैला अंधविश्वास और पैसे की लालच के परिणति से यह घटना घटित हुई। प्राप्त जो जानकारी ये पूछताछ पर यह बात सामने आई है कि प्रार्थी के घर में 40 करोड़ रुपए पैसे एवं 16 किलो सोना होने की जानकारी आरोपीगणों को प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे एवं सोना प्राप्त होगा, इस लालच में इनके द्वारा योजनाबद्ध तरीके से लगभग 19 से 20 लोगों के द्वारा इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया, जिसके तहत झरन और चापन के माध्यम से, तंत्र विद्या के माध्यम से इनके घर के लोगों को सुला करके उनके घर में रखे हुए सोने चांदी के हंडा और पैसे को प्राप्त किए जाने के उद्देश्य से इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें घटना घटित करने के लिए छत के रास्ते से 7 आरोपीगण हथियारों से युक्त होकर के घर में प्रवेश कर उसके प्रार्थी को अपने कब्जे में लेकर रस्सी से बांधकर एवं उसकी पत्नी को अपने कब्जे में लेकर उससे अलमारी की चाबी प्राप्त कर, पेटी की चाबी प्राप्त कर रकम डकैती करके ले गए थे, जिस पर पूछताछ किए जाने उपरांत लगभग 66,000 रुपये रकम, उनके कब्जे से 15 मोबाइल, 3 4 पहिया वाहन, 1 2 पहिया वाहन एवं घटना में प्रयुक्त हथियार बरामद किया गया है। इस पूरे घटना में 15 के अतिरिक्त 3 या 4 अन्य आरोपी हैं जो अभी वर्तमान में फरार हैं, जिसकी तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है। उनकी शीघ्र गिरफ्तारी कार्रवाई की जाएगी। और वहीं बेंगलुरु में कचरा संग्रहण शुल्क को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, कर्नाटक सरकार देश के लिए कचरा बना रही है। राज्य सरकार कंगाल हो गई है, दिवालिया हो गई है। आज कर्नाटक में इतनी महंगाई है और ऊपर से ये कचरा कर लगाया जा रहा है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। कर्नाटक का सरकार वही एक गार्बेज बन गया है, तो देश के लिए एक गार्बेज बन गए हैं। तो गार्बेज के लिए इतना बड़ा टैक्स, ठीक है, क्लीनलीनेस के लिए कुछ इधर उधर थोड़ा लगाता है तो ठीक है, हजार रुपए लगाने का जो है, ये पूरा सरकार पॉपर हो गया है, दिवाली हो गया है। अगर आपको मैं बताऊं तो शुरुआत से लेके लिकर से लेके प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के साथ पेट्रोल डीजल और रोड टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट का
बैंक में अगर लोन लेना है तो रजिस्ट्रेशन के लिए जो चार्ज लगाते हैं वो, ये सब पहले वो 20 रुपए था, अभी 100 रुपए करा दिया है। और अगर 5 लाख से ज़्यादा लोन रहे तो वो 100 रुपये होगा 500 रुपया फॉर द लोन। ऐसे करते करते ऑलमोस्ट आज कर्नाटक में इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हो गया इस सब के कारण। और ये व्हीकल टैक्स, इवन कमर्शियल व्हीकल टैक्स इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। अभी गार्बेज टैक्स लगा दिया है, और वो भी गार्बेज टैक्स अकॉर्डिंग टू दी पर स्क्वायर मीटर इतना करके गरीबों को भी वो लागू होता है। ऐसे करके मेरा अंदाज़ा है ये लोग हर बरस हम 50,000 रुपये फ्री के लिए जो गारंटी थे वो गारंटी के लिए दे रहे हैं, इसे जो बताते हैं कम से कम ये लोग 75 to 80,000 रुपीज़ जो टैक्स बढ़ाया है, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ बढ़ाया है, और दूध का जो बढ़ाया है दूध का बढ़ाया है, लेकिन फार्मर्स का जो दूध प्रोड्यूसर है उनका वो पास ऑन नहीं हो रहा है। ये सब देखते हुए कर्नाटक में 75-80,000 करोड़ दे आर कलेक्टिंग। एंड अभी 3 महीने से एक गृहलक्ष्मी करके जो 2,000 रुपये इन लोगों ने जो अकाउंट में डालता था वो 3 महीने से नहीं किया है। और जब भी संबंधित मंत्री जो लेडी है, जब उनसे पूछा जाता है आज ही डालेंगे, युगादी में डालेंगे, ये अभी जो मुसलमान का त्यौहार गए ना ईद में डालेंगे, ऐसे बोलते गए, अभी तक नहीं है जी। तो मीन्स करप्शन में इस सरकार पूरा पॉपर हो गया है, बैंकरप्ट हो गया है। और ये गार्बेज टैक्स का इस हाई टैक्स जो लगा है उसका मैं खंडन। और खबर हुगली से है, जहां एक शख्स की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। वहीं मृतक की पहचान अकरम हुसैन उर्फ बिट्टू के रूप में हुई है। बता दें कि बीते दिन 2 भाई ईद मनाने के लिए अपनी बहन के घर आए थे, और वहीं देखते देखते रोहित और गुड्डू के अचानक अपने बहनोई बिट्टू से बहस हो गई। मामूली से झगड़े ने एकदम से बड़ा रूप ले लिया और दोनों सालों ने चाकू से अपने ही बहनोई पर हमला कर दिया, जिसके बाद बिट्टू की चुनचुरा इमाम बाड़ी अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। পাড়া নাম হলো চুরি মহল্লা। আমার ভাই হিন্দির মধ্যেই বলছে ও সালা বনুই থেকে ঝামেলা হলো, দুটো সালা ঢুকে আমার নিজের বাড়ির মধ্যে, শুধু এর যার মার্ডার হয়েছে এর বউ ছিল, আমার বড় বৌদি ছিল, আমরা 3টো ভাই, আমরা আজকে তো আমাদের ঈদ, তো আমরা বাইরে বাইরে ছিল, দুটোই সালা ঢুকে এই দিকে আর এই দিকে স্পটের মধ্যে ছুরি, আমাদের মঙ্গলা থানা সুজিত বাবু যা অফিসার আছে ধরা পড়ে গেছে। আমার ভাইকে অ্যাম্বুলেন্স মধ্যে নিয়ে আসতে স্পট ডেড। আমি একটাই চিজ চাইছি, আমাদের গ্রামের মধ্যে যখন এটা স্পটে ঘটনা হচ্ছে তো আমাদের নেতাগুলো আর সব যা আছে এই কেন কিছু করছে না। একটা আমার ভাই আজকে চলে গেল, এর দায়িত্ব কে দেবে? এই ছেলেটা দুটো যা ধরা পড়েছে এর জন্য কিছু হবে কি হবে না? তুই সালা মিলে জামাইবাবুকে মেরেছিস? হ্যাঁ, ছুরি মেরে দিয়েছিস? হ্যাঁ। কি কারণে? কিছু না, এটা তো আমি ছিলাম না স্পটে যে আমি বলতে পারবো। আমার শত্রুতা ছিল না, না এমনি হতে আমার ভাই একটু গাঁজা ফাঁজা খাচ্ছিল, যা আছে আমি শিওর বলছি। কি ব্যাপার না ব্যাপার আমি স্পটও ছিলাম না, মিথ্য কথা বলে লাভ নেই। আমাদের পাড়া চলো চুরি মহল্লা চোখ বাজবেরিয়া, তারপরে তোমাদের ওপেন স্পটে সমাজে বলবে। আমার বাড়ি ঢুকে মেরে ফেলেছে আজকে আমার ভাই চুচুড়া হসপিটাল মধ্যে। তোমার ভাইয়ের নাম কি? আমার ভাইয়ের নাম বিট্টু। আর যে শালা দুটো মেরেছে তাদের নাম এর কি? নাম আছে, একটা নাম আছে রোহিত, একটা নাম আছে গুড্ডু। রোহিত কি? রোহিত মান্ডল, রোহিত মান্ডল। আচ্ছা, কোথায় বাড়ি ওরা? ওদের বাড়ি এটা আমাদেরই কাছে, একই পাড়ার মধ্যে। একই পাড়ার মধ্যে থাকে? হ্যাঁ। এর বাড়ির মধ্যে চলে ঢুকে গেছিল, আমার বাড়ির মধ্যে ঢুকে মেরেছে। আমার বাড়ি সমাজ দেখলো, মেরে পালাচ্ছে, তারপরে লোক দেখলো রে কি ব্যাপার, তো দেখছে আমার ভাইকে মেরে ফেলেছে। তখন বাড়িতে কে কে ছিল? আমার মা ছিল, আর যাকে ছুরি মেরেছে এর বউ ছিল, আর আমার বড় বৌদি ছিল, আর আমার দুটো বাচ্চা। এই যে এখানে একজন পড়ে আছে, এটা কি? এইটা তো এর বন্ধু, এর জন্য এসেছিল, শুনো হয়ে গেছে। কখন হয়েছে ঘটনাটা? কখন হয়েছে এই ঘটনা? তোমার এই খুব কম, এখন 9টা বাজে, এই 8 সাড়ে 7টার মধ্যে হয়েছে। পুলিশ কি ধরেছে ওদের দুজনকে? হ্যাঁ, দুজনকে সুনীল বাবু ধরে ফেলেছে, স্পটের মধ্যে ছুরি ধরে ফেলেছে। হ্যাঁ, এর মধ্যে কি হবে আমি আর বলতে পারবো না। ছুরি দিয়ে কি মেরেছে? হ্যাঁ, ছুরি স্পটে ধরা পড়েছে। কোথায় সুনীল
সুজিত বাবু আমার তোমার ভাইয়ের কোথায় কোথায় মেরেছে? এইদিকে মেরেছে আর এই দিকে মেরেছে। মানে দু জায়গায় ছুরি মেরেছে? পেটেই দু জায়গায়। দুজনেই চালিয়েছে? হ্যাঁ দুজনই মেরে ফেলেছে। দুজনেই শালা হ্যাঁ নিজের শালা। হ্যাঁ নিজের শালা, এর বুনি আছে হসপিটালের মধ্যে আছে। কেন মারলো কেন? এইটা আমি তো বলছি স্যার, আমি ছিলাম না, আমাকে ফোন করলো আমার গ্রামে বন্ধু ছিল বাইরে, তোর ভাই এরকম ঘটনা, তখন বললাম আমার ছোট ভাই জামা পুরো রক্ত। এখানে কি নিয়ে আস্তে আস্তে মারা গেছে? হসপিটালে ঢুকালো, রাস্তার মধ্যে ছোট ভাই নিয়ে আসলো, এই দেখো রক্ত আছে। ভাইয়ের কিরম বয়স হবে? ভাইয়ের কিরম? ভাই নাম বিট্টুর ভালো নাম কি? বিট্টু কি? কিরম বয়স হবে? 26 কি নাম দাদা, তোমার নাম কি? আমার নাম আনোয়ার হোসেন। ওর বাবার দেওরের ওই শালারা এসেছে, ঝগড়াঝাটি হয়েছে, আর এসে ওই ছুরি মেরে দিয়েছে, ঘরের মধ্যে এসে ঢুকে ছুরি মেরে মার্ডার করে দিয়েছে। যাকে মার্ডার করেছে কে হয় আপনার? আমার দেওর হয় ওটা, কি নাম? আকরাম হোসেন। আকরাম হোসেন। হ্যাঁ। ডাকনাম? ডাকনাম বিট্টু। কি করে? এমনি কাজ করে, জোগাড় ভাটারে কাজ করে, কাঁচরা পুরোই। বাড়ির কাজকর্ম করে। কয় ছেলে বাড়ির? হ্যাঁ, কয় ছেলে বিট্টুরা? কয় ভাই? ওরা 5 ভাই 1 বোন। এ কি ছোট বিট্টু? হ্যাঁ, ওর ছোট দুটো একটা আছে, ওর মেজো একটা আছে, ওর বড় পর একটা আছে। 3 নম্বর ভাই, তৃতীয় ভাই? হ্যাঁ, এটা দ্বিতীয় ভাই, 3 নম্বর পর বিট্টু। কোথায় গেছিল? বাড়িতে ছিল? এলাকায় ছিল আজকে? হ্যাঁ, এলাকায় ছিল। কে কে মেরেছে? তার মানে ওই দিক দিয়ে ওরা গেছিল, ওই দিক দিয়ে ওর শালারা ওখানে মেরেছে বাগানে, ওখান থেকে মেরেছে, তো এখানে এসে ঝগড়া হলো। তো আমরা ছাড়ি দিলাম, নিজেদের ব্যাপারে ঘরে ঝগড়া হচ্ছে, আমরা সব ছাড়ি ছুড়ি দিলাম। তো চলে গেল, তো বলছে দাঁড়া আমি এসে তোকে দেখাচ্ছি। ও বলে যে নেপালে নিয়ে এসে আমরা ওকে ঘরে ঘুম পাড়াবার জন্য ওকে নিয়ে যাচ্ছি, বলছিল তুমি ঘুমোবে, আর ও এসে গেটের মুখে এসে ছুড়ে মেরে চলে গেল। শালা কি আসতো বাড়িতে এখানে? হ্যাঁ আসতো, ওর বোনের সাথে দেখা করতে এসেছিল, পরব বলে না ঈদের সময়, তো ওই দেখা করতে ওর বোনের সাথে এসেছিল। পরে এলো গুড্ডুর পরে এলো ওই রহিদুয়া, তো এসে ওইভাবে করে চলে গেল। কি নাম শালাদের? ওই তো একটা রোহিত, একটা গুড্ডু। দুজনই এসেছিল? হ্যাঁ দুজনে আগে পৌঁছে এসে, পয়লা ও গুড্ডু এসেছিল, তো এলো, তো ওই এসে তারপরে আবার ওই গুড্ডু এই রোহিত এলো। মানে শালাকে কে মেরেছে? কে? ওই শালা মেরেছে। কি নাম শালার? ওই তো গুড্ডু আর রোহিত। দুটোই শালা? হ্যাঁ দুটো শালা, 3টা, একটা বড়টা আছে, ও আসেনি, ওই ছোট দুটোই মেরে গেছে। কোনো কারণ বলেছে মারার সময়? ওরা কিছু বলেছে? না, খালি ওই ঝগড়া করছে বলে ওই জন্য ও বললো কি আমি আসছি তোকে দেখাচ্ছি। মানে ঝগড়ার জন্য কি এ শালা ভগ্নিপতিকে মেরে দিল? হ্যাঁ, ওই মারপিট হাতে বাতে দুজনের হলো, ওকে মেরে দিল, ওই যে গালাল দিল, ও খিস্তি খামারি করলো, আর ও বলছে দাঁড়া মেসে তোকে দেখাচ্ছি বলে ওই বাড়ি গেল, বাড়ি থেকে নেপালে নিয়ে এসে মেরে দিল। এই ঝগড়ার জন্য মেরে দিল? না এর পেছনে অন্য কোনো কারণ আছে? তা আমরা জানি না ও কি কারণ আছে না আছে, ওরা জানে। যেটা আমরা জানি ঝগড়াঝাটি হলো, ও ঘর থেকে বললো আমি তোকে এসে দেখাচ্ছি মজা, বলে ও গেল, নিয়ে এসে মেরে দিয়ে চলে গেল। কোথায় কোথায় বাড়ি শালা? ওই বাগানে বাড়ি। বাগানপাড়া? হ্যাঁ, এই তো সামনে বাগান। কি মানে? কি করে কি করে? ও শালারা কি? ওই সব রাজমিস্ত্রি কাজ মাজ করে। আপনি কে হন? আমি ওনার বৌদি, কি নাম? সাহানা রাবি। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोजगार डेवलपर्स की ओर से आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वही जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल करें 9897054026 पर या 8433207910 पर। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका बुलेटिन में फिर से स्वागत है।
राजस्थान सरकार के मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने एक बयान देते हुए कहा कि दिसंबर में हमने राइजिंग राजस्थान समिति की, जिसमें 35 लाख करोड़ से ज्यादा के MOU संपन्न हुए हैं। इसके अंदर रिकॉर्ड नंबर के MOUs हुए, 35 लाख करोड़ से ज़्यादा के MOU आए। उनको धरातल पे उतारने का काम तुरंत शुरू हो गया था और जैसा कहा वैसा किया। मुख्यमंत्री जी ने खुद बार बार बैठकें लेकर एक पारदर्शी तरीके से जहां 17 नई नीतियां बनाकर, जहां पहली बार राजस्थान के अंदर 5 नई नीतियां बनी जो पहले कभी थी ही नहीं, और एक IT ढांचा जिसके अंदर सिंगल विंडो क्लियरेंस, सभी विभाग अपने अपने दफ्तरों में बैठकर जिनकी जिम्मेदारी जो हो वो वहां पे क्लियरेंस करके आज चंद महीनों के अंदर ही आज के दिन 3 लाख करोड़ से ज़्यादा के MOU हमने धरातल के ऊपर उतार दिए। अपने आप में रिकॉर्ड है। पिछली सरकार के जो 12.5 लाख MOU हुए थे वो भी 4 साल सरकार में रहने के बाद, और उसके बाद मात्र तकरीबन 30-35 हज़ार के MOU धरातल पे उतारे थे। यहाँ पर पहले ही साल के अंदर, कुछ ही महीनों के अंदर एक व्यवस्थित तरीके से काम करके डबल इंजन सरकार की ताकत दिखाते हुए हमने रोजगार उत्पन्न करने के लिए हमारे गांव, गरीब, किसान, युवा, महिला और किसानों की मजबूती के लिए ये तेज गति से हम धरातल पे उतार रहे हैं और ये मात्र शुरुआत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो इन्वेस्टर यूं ही आकर चले गए उनकी भी मॉनिटरिंग की जा रही है। जो ढांचा, IT का ढांचा हमने बनाया है और आज एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च हुई है, उसके माध्यम से न केवल सरकार के अधिकारी हर MOU के ऊपर नज़र रख सकते हैं, साथ साथ मुख्यमंत्री, सभी मंत्रीगण और ख़ास तौर से जो आज तक नहीं होता था, जिसने MOU करा, जो उद्योगपति हैं, जो सर्विस इंडस्ट्री वाले हैं, वो भी अपने MOU की ट्रैकिंग कर सकते हैं बिना घर से निकले हुए। इस तरह की पारदर्शिता कभी नहीं हुई थी। ये हमारी सरकार ने इसको सच करके दिखाया है। अगली खबर का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बरेली में स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया। बरेली कॉलेज मैदान में आयोजित कार्यक्रम के मंच पर उन्होंने स्कूली बच्चों को किताबें और किट बांटी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने बटन दबाकर जिले की 932 करोड़ रुपए की 132 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 2017 में जब बेसिक शिक्षा परिषद की स्थिति को हमने देखा था तो उस समय बेसिक शिक्षा परिषद की स्थिति बेहद खराब थी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2017 में जब बेसिक शिक्षा परिषद की स्थिति को हम लोगों ने देखा था, उस समय बेसिक शिक्षा परिषद की स्थिति अत्यंत खराब थी। तमाम स्कूल बंदी के कगार की ओर जा रहे थे। न टॉयलेट थे बालक बालिकाओं के लिए, न पेयजल की व्यवस्था थी, न फर्नीचर थी, न वहां के फर्श बने हुए थे। स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी की बात तो ये दूर की कौड़ी थी। और बहनों और भाइयों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश में 2017 में 1,34,00,000 बच्चों ने केवल नामांकन कराया था। इसमें 60% बच्चे ऐसे थे जो कभी स्कूल नहीं जाते थे। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, स्कूल की कायाकल्प होने के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर गत वर्ष हम लोगों ने 1,91,00,000 बच्चों को डीबीटी के माध्यम से 1,200 रुपये हर बच्चे के अभिभावक के अकाउंट में हम लोगों ने भेजने का काम किया। स्कूलों में 96% विद्यालय ऐसे हैं जिनमें ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से वहां पर
बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, स्कूल की फ्लोरिंग की व्यवस्था, स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था, फर्नीचर की व्यवस्था की। 1,91,00,000 बच्चों के लिए वर्ष में 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स, स्वेटर, ये अनिवार्य रूप से सरकार के स्तर पर दिया जाने लग गया है। और आज बच्चों के मन में आता है कि हां, मैं भी इस समाज का नागरिक हूं। और मैं आपका आह्वान करूंगा, इस अभियान के साथ जुड़ करके हम राष्ट्रीय मिशन को आगे बढ़ा करके अपने प्रदेश की साक्षरता को भी बढ़ाएंगे, हर बच्चे को साक्षर बना करके सुयोग्य बनाएंगे और प्रदेश और देश के निर्माण में, विकास में उसकी ऊर्जा और उसकी प्रतिभा का लाभ लेंगे। आज स्कूल चलो अभियान का यही शुभारंभ अभी इन बच्चों को स्कूली बुक्स और अन्य यूनिफॉर्म आदि उपलब्ध करवा करके हम लोगों ने प्रारंभ किया है। वहीं किसान नेता सरवंत सिंह पंडेर ने मंत्री कुलदीप सिंह ढालीवाल के आवास के बाहर धरने पर बैठने को लेकर कहा कि भगवंत मान सरकार ने शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जो किया, ये उसका नतीजा है। आज हम लोग अमृतसर में कुलदीप सिंह जी धारीवाल जो कैबिनेट मिनिस्टर है पंजाब, उनके घर के सामने बहुत बड़ा, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, किसान मजदूर माताएं बहनें उमड़ के आई हैं। ये भगवंत मान सरकार ने जो खनौरी और शंभू पर करा है उसका परिणाम है आज। तो जिस तरह से भगवंत मान सरकार ये दावे कर रही है कि हमारे साथ तो किसानों का कोई मुश्किल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूं पंजाब सरकार हो, अगर भाजपा की सरकार, इन दोनों में अब कोई फर्क नहीं है। हम अगर आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी प्रदर्शन करेंगे तो भाजपा का ही समझा जाए, क्योंकि गठजोड़ हो चुका। हमें तो कोई इसमें ऐसा नहीं लगता। अगर भगवंत मान जी या अमन अरोड़ा कहते हैं कि हमारा तो कोई लेना नहीं, हम तो किसानों को खुश कर रहे हैं, तो क्या ये जो नशाबंदी 3 साल तक नहीं हुई, 10 हजार पंजाब के युवा नशे में मर गए, क्या उसको विकास बोल रही है भगवंत मान जी या अमन अरोड़ा जी? बेरोजगारी सबसे ज्यादा चरम सीमा पर है। पिछले साल धान पूरा पंजाब की मंडियों में जिस तरह से बुरी तरह से रुला, वो भी है। इनकी एक मैडम कैबिनेट मिनिस्टर सी, वो कहती थी चुटकी में हम लोग एमएसपी दे देंगे। खुद स्वयं इनकी बाइटें हैं, स्वयं मुख्यमंत्री की भी, हम एमएसपी अपना रेवेन्यू बढ़ाएंगे और अपने फंड से किसानों को देंगे। और 6 फसलों पर बोलते थे एमएसपी देंगे, उनका क्या बना? पराली का संकट का हल करेंगे, उनका क्या बना? अभी तक 3 सालों में खेती नीति का ऐलान नहीं कर सके, उनका क्या बना? क्या रेत माफिया खत्म हो गया? आज चलिए मेरे साथ रावी में रेत माफिया चल रहा, माइनिंग माफिया के साथ साथ केबल माफिया खत्म हो गया, क्या ट्रांसपोर्ट माफिया खत्म हो गया? सभी माफिया पंजाब में, लॉ एंड ऑर्डर इनसे संभला नहीं जा रहा। और जिस तरह से अमन अरोड़ा जी इस तरह उंगली उठा के हमें धमकाने का यत्न करते हैं, हम डरने वाले नहीं अमन अरोड़ा जी। सुखबीर बादल भी इस तरह से उंगली उठाते थे, बोलते थे 25 साल राज करना, देखो कहां गया। ठीक है, आपकी अमित शाह जी के साथ दोस्ती आज हो गई है, ये अलग बात है। आपके पीछे अमित शाह बोल रहा है, धमकाने वाले लोग कल भी हमारे साथ थे, आज भी हमारे साथ है ना। तो हम कल लोगों को तंग करते थे, आज आपकी सरकार ही लोगों को तंग कर रही, तभी देश के किसान मजदूर इतनी बड़ी तादाद में आए हैं। तो हमने जो इन्होंने हमारे सामान की तोड़ फोड़ की है शंभू और खनौरी के ऊपर, उनकी भरपाई करेंगे अमन अरोड़ा जी, आपसे ही करवाएंगे, देख लीजिएगा। आप अनुभव के है ना, आपके वहां गैस पाइप निकल रही है तो किसानों को मुआवजा दिया, जो रोड निकल रही है आपकी सरकार पीट रही, किसानों को मुआवजा भी नहीं दे रहे। इतने बड़े बड़े घपले हो रहे, करप्शन हो रही है आपकी सरकार में, और हम इनसे भरपाई करेंगे सम्मान की, जितना भी हमारे सम्मान का जिस तरह का भी नुकसान हुआ। जो अधिकारी किसानों को जिन्होंने लठ चलाई, माओ बहनों को पीटा, किसान लीडरों को पीटा, उसमें से एसएचओ हरप्रीत सिंह शंभू वाले, उनको भी सजा दिलवाएंगे। और जो गुरलाल घनौर है आपका एमएलए, ठीक है ना, मैं बोलता हूं अमर अरोड़ा जी चाहिए तो सही, आप वो सरकार वाले भगवंत मान जी, आपके ऊपर लोग बोल रहे हैं ये सरकारें ट्राली चोर सरकार है, एसी चोर, तंबू चोर, ऐसा तो कभी नहीं बोला गया था। थोड़ा सा अपना गिरेबान में हाथ देखे तो हम कहते गुरलाल घनौर को जो है सस्पेंड किया जाना चाहिए। उनके रिश्तेदारों, उनके नजदीकों के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने सामान चोरी करने में मदद की है लोगों की। और इसी के साथ जो भी सरकार ने वहां लोगों को भेजकर चोरियां करवाई, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो हमारी 12 मांगे थी, केंद्र के साथ हो या पंजाब सरकार के साथ, अगर हम पंजाब सरकार संघर्ष कर रहे हैं तो केंद्र ही समझा जाए, ये दब मिले हुए हैं। भगवंत मान जी का कहना है, अमन अरोड़ा जी का कहना भी हमें किसान की जरूरत नहीं है,
हमें मजदूर की जरूरत नहीं है, हमें दुकानदारों की जरूरत नहीं है, हमें छोटे कारोबारियों की जरूरत। बोलते अमित शाह हमें चाहिए, मोदी जी चाहिए और कॉरपोरेट घराने चाहिए। क्योंकि दिल्ली में जो केजरीवाल साहब है, जो दिल्ली की कैबिनेट अब जो लोगों ने हरा दी है, तो अमन अरोड़ा जी आपका दिमाग तो अभी सुधर जाना चाहिए था। तो दिल्ली में हो गया, आपका विकास तो दिल्ली में पता चला गया, अब पंजाब में पता चल जाएगा। अपनी सरकार बचाने के लिए करप्शन से ईडी से और सीबीआई से डर लगता था भगवंत मान और अमन अरोड़ा जी को, इसीलिए किसानों के ऊपर प्रहार किया गया। और ये पंजाब के गांव गांव तक बात जाएगी। लोग, आपने अगर अच्छा काम किया है अमन अरोड़ा जी, लोग आपको जिताएंगे, हम इससे भी इतराज कोई नहीं, हम तो नहीं कहते कोई। अगर आपने बुरा काम किया होगा तब आपको जवाब देंगे। आपकी सरकार ने बुरा काम किया था दिल्ली में, जवाब आपको मिल गया, तो पंजाब में भी मिल जाएगा। तो आज का छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय आज उत्कल दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने देश और प्रदेशवासियों को उत्कल दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। इतना ही नहीं, इस मौके पर सीएम ने कहा कि हमारे प्रदेश में 35 लाख उत्कल समाज बंधु निवास करते हैं, उन सभी को हार्दिक बधाई। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार तीनों एक ही राज्य का हिस्सा हुआ करते थे। आज 1 अप्रैल है, उड़ीसा दिवस है। तो सबसे पहले तो मैं जो छत्तीसगढ़ में 35 लाख उत्कल बंधु हैं, उनको उत्कल दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं। और साथ ही साथ उड़ीसा वासियों को और पूरे देश में जहाँ जहाँ भी हमारे उत्कल बंधुगण हैं, उनको भी उत्कल दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं। पहले उड़ीसा प्रांत पश्चिम बंगाल में था, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ये तीनों एक राज्य हुआ करते थे। लेकिन 1 अप्रैल 1936 को भाषाई आधार पर उड़ीसा प्रांत का अलग निर्माण हुआ। तब से 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाते आ रहे हैं। और आज हम सब लोग आभार भी व्यक्त करना चाहेंगे उत्कल समाज का कि हम लोग को यहाँ पर समारोह मनाने बुलाए। हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री किरण देव जी को, हमारे विधायकगण हैं पुरंदर मिश्रा जी, आदरणीय सुनील सोनी जी, हमारे यहाँ के महापौर श्रीमती मीनल चौबे जी, हमारे जिला के अध्यक्ष ठाकुर साहब और सभी हमारे पार्षदगण और कार्यकर्ता बंधु सब मिलकर यहाँ पर हम लोग बैरिस्टर मधुसूदन जी की प्रतिमा में माल्यार्पण किए हैं, उनको पुष्पांजलि अर्पित किए हैं। उनका बहुत बड़ा योगदान था उड़ीसा प्रांत बनवाने में। देखिए, कांग्रेस बौखलाई हुई है, लगातार हार के ऊपर हार। विधानसभा में बुरी तरह से पराजित हुए, लोकसभा में पराजित हुए, अभी नगरीय निकाय और पंचायती राज के चुनाव में पूरा क्लीन स्वीप हो गए। तो बौखलाहट में ये लोग उल जलूल बोल रहे हैं। ये तो पूरा छत्तीसगढ़ और देश जानता है कि किसके राज्य में नक्सली फले फूले और किसके राज्य में नक्सलियों के साथ मजबूती से लड़ाई हो रही। अगली खबर का रुख करेंगे। गुजरात के बनासकांठा से एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। हादसे में 12 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और कई श्रमिक गंभीर रूप से घायल हैं। सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंचकर आग बुझाने में जुटी हुई है। आग की ये घटना डीसी कस्बे के पास स्थित पटाखा फैक्ट्री में हुई। मिली जानकारी के अनुसार ये घटना बनासकांठा के डीसी कस्बे के पास एक पटाखा फैक्ट्री में हुई है। अभी जैसे बताया कि जो पूरा फैक्ट्री का स्लैब है वो नीचे की ओर बैठ गया है। सो जैसे जैसे जो रिलीफ टीम्स है उनके द्वारा मलबा दूर किया जा रहा है, उस हिसाब से बॉडी की रिकवरी हो रही है। अभी तक कुल 13 जितनी जो डेड बॉडी है उनकी रिकवरी की गई है और जैसे जैसे मलबे दूर हो रहा है वैसे कुल क्या परिस्थिति है उसका जायजा लगा जाएगा। सर, कितने लोग अभी अंदर फंसे हुए हैं? अभी जो आरसीसी स्लैब है वो पूरा नीचे बैठ गया है। जेसीबी और दूसरी मशीनरी के द्वारा पूरा स्लैब दूर करने की प्रक्रिया हाल में चालू है। अभी जो भी लोग फंसे हुए थे उनको तो निकाल लिया गया है। सिर्फ प्राइमा फेसी ऐसा लग रहा है कि डेड बॉडी रिकवरी करनी बाकी है। वो जैसे ही मलबा दूर हो रहा है वैसे डेड बॉडीज रिकवरी हो रही है। 13 की मौत हुई है और कितने इंजर्ड है? टोटल 4 लोग इंजर्ड है, उसमें से 2 को सिविल हॉस्पिटल डीसा में और 2 को पालनपुर सिविल हॉस्पिटल में रिफर किया गया हुआ है।
और उनकी सिचुएशन अभी स्टेबल है। किस हादसा किस वजह से हुआ क्या? सुबह करीबन 9:45 के अराउंड एक प्रचंड विस्फोट हुआ, ऐसे समाचार मिले थे। तुरंत ही नगर पालिका की फायर फाइटर की टीम ने आग पे कंट्रोल ले लिया था, पर जैसे कि बताया कि विस्फोट इतना प्रचंड था कि विस्फोट के साथ ही पूरा आरसीसी स्लैब एक साथ नीचे बैठ गया। उसकी वजह से अभी ये जो दुर्घटना हुई है उसमें डेड बॉडीज ज़्यादा रिकवर हो रही है। अभी तक मैंने जैसे बताया वैसे 13 डेड बॉडी रिकवर कर ली गई है। घटना के लेकर कोई तपास के आदेश दिए गए? अभी अलग अलग एंगल से सारी जो टीम है वो इस घटना की तपास कर रही है। पुलिस विभाग द्वारा भी एफएसएल टीम को बुलाया गया है और उनके द्वारा भी अभी तपास की जो प्रक्रिया है वो चालू में है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार। इस बुलेटिन की प्रायोजक थी रोजगार डेवलपर्स।